नमन पंकज प्रकृति का। आज की चर्चा का विषय है भांग और नशा। यदि किसी सामान्य व्यक्ति से पूछा जाए कि शराब, तंबाकू, अफीम, हेरोइन, कोकीन, भांग और गांजा में क्या समानता है, तो उसका उत्तर संभवतः यही होगा कि सभी नशे की चीजें। अधिकांश देशों के कानून भी इन्हें किसी न किसी रूप में मादक पदार्थों की श्रेणी में रखते हैं। किंतु क्या केवल इतना कहना पर्याप्त है? क्या वास्तव में इन सभी पदार्थों का शरीर, मस्तिष्क और समाज पर प्रभाव एक जैसा होता है? और क्या इनसे जुड़े कानून केवल वैज्ञानिक अध्ययनों के आधार पर बनाए गए हैं? इन प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए हमें हजारों वर्षों की यात्रा करनी होगी। मानव इतिहास का अध्ययन बताता है कि लगभग हर सभ्यता में ऐसे पदार्थ पाए जाते रहे हैं जो मन और शरीर को प्रभावित करते हैं। मिस्र और मेसोपोटामिया में शराब का प्रचलन बहुत सामान्य था। चीन में अफीम और औषधीय वनस्पतियों का उल्लेख मिलता है। दक्षिण अमेरिका में कोका पत्तियों का उपयोग हजारों वर्षों से होता आया है और भारत भी इसका अपवाद नहीं था। ऋग्वेद में सोम का उल्लेख अनेक जगह मिलता है और अनेक बार मिलता है। हालांकि आज भी विद्वानों के बीच इस बात पर सहमति नहीं है कि वास्तव में सोम कोई पौधा था या कुछ पदार्थ थे। कुछ विद्वान उसे एक विशेष औषधीय वनस्पति मानते हैं, जबकि अन्य अलग अलग संभावनाओं को भी प्रस्तुत करते हैं। इतना अवश्य स्पष्ट है कि प्राचीन भारतीय समाज चेतना, औषधि और आध्यात्मिक अनुभवों के संबंध में परिचित जरूर था। आयुर्वेद में अनेक शक्तिशाली वनस्पतियों का उल्लेख मिलता है और भांग का वर्णन भी विभिन्न ग्रंथों और लोक परंपराओं में मिलता है। भारत के कई भागों में सदियों से भांग का सीमित और सांस्कृतिक उपयोग होता रहा है। विशेषकर कुछ धार्मिक उत्सवों और पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों में इसका उल्लेख मिलता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि पारंपरिक समाज सामान्यतः इन पदार्थों को अनियंत्रित उपयोग की वस्तु नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक मर्यादाओं के भीतर देखने का प्रयास करते थे। अफीम का इतिहास केवल चिकित्सा का इतिहास नहीं है, बल्कि साम्राज्य और वैश्विक व्यापार का इतिहास भी है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अफीम उत्पादन को संगठित रूप दिया था। बिहार और उत्तर प्रदेश में अनेक क्षेत्रों में किसानों से अफीम की खेती करवाई जाती थी। इस अफीम को चीन भेजा जाता था। परिणाम स्वरूप चीन में लाखों लोग अफीम की लत का शिकार होने लगे। जब चीनी शासकों ने इस व्यापार को रोकने का प्रयास किया तो 19वीं शताब्दी में 2 बड़े अफीम युद्ध हुए। इन युद्धों में ब्रिटेन ने चीन को हरा दिया और चीन को कई अपमानजनक समझौतों को स्वीकार करना पड़ा। विडंबना यह थी कि जिस अफीम को बाद में मानवता के लिए खतरा बताया गया, उसी से ब्रिटिश साम्राज्य ने विशाल आर्थिक लाभ अर्जित किया था। 19वीं शताब्दी में बड़ी संख्या में चीनी मजदूर अमेरिका पहुंचे। उनके साथ साथ अफीम सेवन की कुछ परंपराएं भी वहां पर पहुंची। धीरे धीरे अफीम केवल स्वास्थ्य का विषय नहीं रहा, बल्कि नस्लीय राजनीति का विषय भी बन गया। अनेक समाचार पत्रों में अफीम को चीनी प्रवासियों के साथ जोड़कर भय का वातावरण बनाया गया। आज कई इतिहासकार मानते हैं कि प्रारंभिक अमेरिकी नीतियों में स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के साथ साथ नस्लीय पूर्वाग्रहों की भी बड़ी भूमिका थी। इसी प्रकार जब अमेरिका उत्थान के दौर की तरफ बढ़ रहा था, तो 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में बड़ी संख्या में मैक्सिकन मजदूर अमेरिका पहुंचे। उनके बीच मारिजुआना यानी भांग का उपयोग अपेक्षाकृत बहुत सामान्य था। धीरे धीरे अमेरिकी मीडिया और राजनीति में मारिजुआना यानी भांग को अपराध, हिंसा और सामाजिक अव्यवस्था से जोड़कर प्रस्तुत किया जाने लगा। बाद के अनेक इतिहासकारों ने इस बात की ओर संकेत किया कि उस समय की नीतियों पर प्रवास और नस्लीय भय का भी बड़ा व्यापक प्रभाव था। अमेरिका में 1930 से 1962 तक अमेरिकन फेडरल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स का नेतृत्व हैरी एस्लिंगर ने किया था। लगभग 4 दशकों तक उन्होंने अमेरिकी और अंतर्राष्ट्रीय नीतियों को प्रभावित किया। उन्होंने मारिजुआना और अन्य मादक पदार्थों के विरुद्ध व्यापक अभियान चलाए। समाचार पत्रों, फिल्मों, राजनीतिक मंचों के माध्यम से जनता में इसके प्रति भय उत्पन्न किया गया। धीरे धीरे अमेरिकी दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक पहुंच गया। इससे कई दशक पहले 1894 में ब्रिटिश सरकार ने भारत में भांग, गांजा और चरस के उपयोग पर बहुत ही व्यापक अध्ययन किया था और इस विशाल आयोग ने हजारों पृष्ठों की रिपोर्ट तैयार करी थी। रिपोर्ट का निष्कर्ष यह था कि सीमित और पारंपरिक उपयोग सामान्यतः व्यापक सामाजिक संकट का कारण नहीं दिखाई देता, जबकि अत्यधिक उपयोग से कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। आज भी यह रिपोर्ट इतिहासकारों और शोधकर्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज मानी जाती है। फिर 20वीं शताब्दी के मध्य तक आते आते अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक समान नियंत्रण व्यवस्था स्थापित करने के लिए प्रयास प्रारंभ हुआ। 1961 में संयुक्त राष्ट्र ने सिंगल कन्वेंशन ऑन नार्कोटिक्स ड्रग को स्वीकार किया। इसका उद्देश्य था विश्व भर के कानूनों को एकीकृत करना। अफीम, कोका और कैनबिस को एक ही वैश्विक नियंत्रण व्यवस्था के अंतर्गत लाया गया। बाद में अधिकांश देशों ने अपने कानून इसी ढांचे के अनुसार बनाए। भारत में 1985 में एनडीपीएस एक्ट पारित हुआ। उसके बाद 1971 में अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने वॉर ऑन ड्रग्स की अवधारणा को नई गति दी।
1980 के दशक में राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के समय यह अभियान और कठोर हुआ। कठोर दंड, पुलिस कार्रवाई और बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां इस नीति का प्रमुख भाग बने। किंतु दशकों बाद अनेक विशेषज्ञों ने यह प्रश्न उठाया कि क्या केवल दंड आधारित दृष्टिकोण पर्याप्त है? यदि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो उत्तर स्पष्ट है कि सभी पदार्थ समान रूप से खतरनाक नहीं होते। शराब एक अवसादक पदार्थ है, निकोटीन एक उत्तेजक पदार्थ है, हेरोइन और फेंटानिल जैसे ओपियाइड अत्यधिक घातक हो सकते हैं। कोकीन का प्रभाव अलग प्रकार का होता है, जबकि कैनबिस वर्ग के पदार्थों के प्रभाव और जोखिम इन सबसे बिल्कुल भिन्न है। कुछ पदार्थों को शारीरिक निर्भरता का अधिक कारक माना जाता है, कुछ में मनोवैज्ञानिक निर्भरता अधिक देखी जाती है। कुछ पदार्थों से मृत्यु का जोखिम अधिक होता है, जबकि कुछ में यह अपेक्षाकृत या बहुत कम होता है। अर्थात नशा एक शब्द है, लेकिन उसके भीतर आने वाले पदार्थों की प्रकृति एक जैसी नहीं है। एक रोचक तथ्य यह भी है कि विश्व में शराब और तंबाकू से होने वाली बीमारियों और मृत्यु की संख्या बहुत अधिक है, फिर भी अधिकांश देशों में इन्हें पूर्णतः प्रतिबंध नहीं किया गया है। यह तथ्य इस ओर संकेत करता है कि किसी पदार्थ की कानूनी स्थिति केवल उसके जैविक प्रभाव से निर्धारित नहीं होती, बल्कि इतिहास, संस्कृति, राजनीति और आर्थिक हित उसमें एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। 1961 के बाद 1971 में मनोप्रभावी पदार्थों पर एक नया अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ और 1988 में अवैध तस्करी के विरुद्ध एक और वैश्विक संधि अस्तित्व में आई। इन समझौतों ने विश्वव्यापी नियंत्रण व्यवस्था को और अधिक मजबूत किया, किंतु 21वीं शताब्दी में कुछ देशों ने अपनी नीतियों पर पुनर्विचार आरंभ किया। उरुग्वे ने कैनबिस को वैध बनाया, कनाडा ने नियंत्रित कानूनी व्यवस्था बनाई, थाईलैंड ने भी कुछ समय के लिए अपनी नीति में परिवर्तन किया। अमेरिका के कई राज्यों में भी अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाएं विकसित हुई। यह दर्शाता है कि इस विषय पर विश्व स्तर पर बहस अभी समाप्त नहीं हुई है। इतिहास यह भी बताता है कि मादक पदार्थों से संबंधित कानून केवल विज्ञान का परिणाम नहीं होते, उनमें राजनीति, आर्थिक हित, अंतरराष्ट्रीय शक्ति संतुलन, प्रवासन, सांस्कृतिक मान्यताएं और सामाजिक भय भी भूमिका निभाते हैं। यही कारण है कि अलग अलग देशों में अलग अलग नीतियां दिखाई देती हैं। अंततः यदि पूछा जाए कि क्या सभी नशीले पदार्थ एक जैसे होते हैं, तो इतिहास का उत्तर है नहीं, रसायन विज्ञान का उत्तर है नहीं, चिकित्सा विज्ञान का उत्तर है नहीं, और शायद मानव सभ्यता का इतिहास भी यही बताता है कि जटिल समस्याओं के सरल उत्तर प्राय अधूरे होते हैं। किसी भी पदार्थ को समझने के लिए केवल भावनाएं पर्याप्त नहीं है। इतिहास, विज्ञान, संस्कृति, राजनीति और मानव व्यवहार, इन सभी को एक साथ लेकर देखना आवश्यक है, क्योंकि वास्तविकता अक्सर हमारे बनाए हुए सरल वर्गीकरणों से कहीं अधिक जटिल होती है। नमन।